रखो, ये बातें लोगों को आकर्षित करती हैं, ये आशा देती हैं, नियंत्रण का एहसास कराती हैं, खासकर जब लोग मुश्किल हालात से गुजर रहे हों। याद करें वो सबटाइटल गरीबी से नफरत। ये व्यक्तिगत सशक्तिकरण का एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। हाँ, ये बात तो समझ आती है। मुश्किल समय में उम्मीद की किरण कौन नहीं चाहता? और क्या कारण हो सकते हैं? दूसरा, ऐतिहासिक संदर्भ और जांच का अभाव। हिल अपने ज्यादातर विवादास्पद काम इंटरनेट और आसान बैकग्राउंड चेक के जमाने से पहले कर रहे थे। घोटाले होते थे, लेकिन अक्सर वो स्थानीय अखबारों की खबर बनकर रह जाते थे। उनकी गढ़ी हुई कहानियां ज्यादा आसानी से फैल सकती थीं। उन्हें चुनौती देना मुश्किल था। लेकिन आज तो जानकारी उपलब्ध है, गूगल पर सब मिल जाता है, फिर भी लोग मानते हैं। यहीं पर तीसरा कारण आता है आधुनिक गुरुओं और समर्थकों का प्रभाव। आज भी बहुत सारे सेल्फ हेल्प गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर इस किताब का गुणगान करते हैं। इससे एक तरह का सोशल प्रूफ बनता है। मतलब जब इतने सफल लोग इसे मान रहे हैं तो इसमें कुछ तो बात होगी ही। अल्बर्ट्स जैसे आलोचक कहते हैं कि या तो ये गुरु हिल के इतिहास पर शोध नहीं करते, या फिर वे जानबूझकर इसे नजरअंदाज करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सिद्धांत फिर भी उपयोगी हैं। और एक तरह का साथियों का दबाव, पीयर प्रेशर भी काम करता है। अगर सब इसे पढ़कर सफल हो रहे हैं तो शायद मुझ में ही कोई कमी होगी अगर मैं नहीं हो पा रहा। क्या ऐसा भी है कि लोग व्यक्ति और उसके विचारों को अलग करके देखते हैं कि लेखक कैसा भी हो, विचार तो अच्छे हैं? हाँ, ये चौथा कारण हो सकता है। सिद्धांतों पर ध्यान, व्यक्ति पर नहीं। बहुत से पाठक शायद हिल के व्यक्तिगत जीवन को उनके सिखाए गए सिद्धांतों से अलग करके देखते हैं। उनका मानना हो सकता है कि भले ही हिल खुद कह सकते हैं त्रुटिपूर्ण थे, लेकिन उनके विचार अपने आप में मूल्यवान हैं और काम करते हैं। और वो फोर्ब्स का लेख जो विज्ञान से कनेक्शन बता रहा था, क्या वो भी एक कारण है इसकी लोकप्रियता का? हाँ, ये पांचवा बिंदु हो सकता है, वैज्ञानिक पुष्टि का प्रयास। फोर्ब्स जैसे लेख हिल के विचारों जैसे लक्ष्य निर्धारण, विजुअलाइजेशन को आधुनिक न्यूरोसाइंस की अवधारणाओं से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS, जो हमारे ध्यान को फिल्टर करता है, या अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग। इससे किताब को एक तरह का वैज्ञानिक आधार मिलता हुआ दिखता है, जो शायद कुछ लोगों को ज्यादा विश्वसनीय लगता है। लेकिन ये तो बात की व्याख्या है ना? बिल्कुल। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये आधुनिक व्याख्याएं हैं जो बाद में जोड़ी गई हैं। हिल खुद इन वैज्ञानिक आधारों पर काम नहीं कर रहे थे। वो तो न्यू थॉट और अपने अनुभवों या कथित अनुभवों पर आधारित थे। और जो आलोचना है जैसे अल्बर्ट्स की, वो सिर्फ हिल के स्कैम्स के बारे में है या दर्शन पर भी सवाल उठाती है? ये छठा और महत्वपूर्ण बिंदु है जो आलोचना से जुड़ा है, खासकर विशेषाधिकार का अंधापन, प्रिविलेज ब्लाइंडनेस। आलोचक तर्क देते हैं